इस वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12th मैथमेटिक्स की सेकंड बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल्स। सेकंड बुक आपको बता दूं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बुक ज़्यादा हार्ड है। इसके अंदर के जो चैप्टर जैसे इंटीग्रल्स के चैप्टर है, इसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर है। तो सेकंड बुक के जो चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बुक वो ज़्यादा मुश्किल पड़ते हैं। ये चैप्टर बच्चों को नहीं समझ में आता, इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से निकल जाता है। बच्चे बस क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स करने आते हैं लेकिन टॉपिक नहीं समझ में आते। मेरा जो मेन मकसद रहता है वीडियोस बनाने का वो ये रहता है कि बच्चों को टॉपिक समझ में आए। जैसे इंटीग्रल अगर हम पढ़ते हैं तो इंटीग्रल समझ में आए क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। और फिर मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स करने भी आने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, जैसे हम चैप्टर पढ़ें इंटीग्रल का तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इंटीग्रल क्या होता है, क्यों होता है, उसको हम ढंग से समझेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो सब भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी हम जैसे इंटीग्रल को पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी और चैप्टर के अंदर दिक्कत है, जैसे सेकंड बुक के मैं चैप्टर कह रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा वगैरह, 3D वगैरह नहीं समझ में आता कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आती, 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे नहीं समझ में आती, तो उन चैप्टर की मैंने वीडियोस डाल रखी, मैंने समझा के पढ़ा रखे सारे टॉपिक, मैं समझा के पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा फर्स्ट बुक की मैंने वीडियोस बना रखी। फर्स्ट बुक में स्पेशली जो एक चैप्टर बच्चों को नहीं समझ में आता वो है रिलेशन फंक्शन का, जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह के बारे में बात किया जाता है। तो 1 1 ऑन 2 वो नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना, मतलब वो लॉजिक नहीं बैठता। तो मैंने समझा के पढ़ाया उन चैप्टर्स को भी। अगर आप चाहो तो उन सब चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। बाकी हो सका तो मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा उन प्लेलिस्ट का, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हम इंटीग्रल के चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल का अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, समझना है, तो आपको दो चीज़ें पहले थोड़ी सी पता होनी चाहिए, एक फंक्शन और दूसरा डेरिवेटिव, ये आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद लगाता हूँ वैसे आपको आता होगा, लेकिन मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ पहले क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ क्या होता है। तो आप इमेजिन करो जैसे ये एक कार है, ठीक है, ये कार है और ये कार इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब ये कार इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये कार कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना। तो हमारा टास्क ये होता है, हमारे को नोट डाउन करना होता है कार ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जैसे इमेजिन करो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने टाइम नोट करा है और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस नोट करा। तो मैंने नोट डाउन करा ये कार को, जब मैंने नोट डाउन करा तो मैंने देखा कि कार 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 सेकंड में 10 मीटर का, 3 सेकंड में जैसे 15 मीटर का डिस्टेंस ऐसे कवर कर रही है, ठीक है ना। तो जब मैंने नोट किया तो मैंने इसमें पैटर्न देखा, मैंने पैटर्न देखा कि भाई 1 में 5, 2 में 10, 3 में 15, तो 5 गुने का पैटर्न है, ठीक है ना। अब ये जो हम पैटर्न पकड़ लेते हैं उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि भाई कार का अगर हम बात करें तो कार का एक y = 5x का एक फंक्शन है, डिस्टेंस टाइम का फंक्शन, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये जो y है ये डिस्टेंस को डोनेट कर रहा है। हम मैथ के अंदर एक्स वाई में करते हैं, साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो साइंस में डिस्टेंस को एस से ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ों से टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन मैथ के अंदर हम एक्स वाई से करते हैं हर चीज़ को, ठीक है ना। तो बोलते हैं डिस्टेंस है और जो एक्स है यहाँ पे टाइम है, ठीक है ना। हम बोलेंगे कार का डिस्टेंस टाइम फंक्शन है। ये बेसिकली आप समझ गए क्या है, हमने कार के डिस्टेंस टाइम में पैटर्न पकड़ लिया, उसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है ना। अभी जो फंक्शन है इसकी हेल्प से मैं बता सकता हूँ कार जैसे 50 सेकंड बाद कहोगे तो 50 यहाँ पे रख के तो आप वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी 50 सेकंड में। तो फंक्शन इसी काम आते हैं, हम कार के या फिर किसी भी और चीज़ के हम फंक्शंस बना लेते हैं। फंक्शन समझ गए क्या होते हैं, जैसे मैंने कार के डिस्टेंस टाइम में पैटर्न नोट किया, उसका मैंने फंक्शन बनाया, ऐसे हम करते हैं रियल लाइफ के अंदर। कोई दो चीज़ आपस में लिंक होती है, कोई भी दो चीज़ आपस में लिंक हो सकती है, उनको उनमें कोई पैटर्न है तो हम ढूंढते हैं, उसका मैथमेटिकली हम फंक्शन बना सकते हैं। जैसे लाइक क्या बोलते हैं, सेल एंड इनकम हो सकता है कि इतनी सेल पे हमारी इतनी इनकम होती है, तो सेल और इनकम के भी हो सकते हैं, समझ गए ना, फंक्शन हो सकते हैं। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं। फिलहाल के लिए मैं सिंपली कार का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आपको डीप में फंक्शंस वगैरह पढ़ने तो रिलेशन फंक्शन की वीडियोस में जाके पढ़ो, ठीक है। तो हमने बोला कि कार के फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं इनके डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव हम क्यों करते हैं, आपको पता होगा, जो हम डेरिवेटिव करते हैं, जो हम डेरिवेटिव्स करते हैं, जो हम डेरिवेटिव्स करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव करके हम रेट ऑफ चेंज हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि टाइम के चेंज होने में डिस्टेंस कितना चेंज होगा, और टाइम के चेंज होने में डिस्टेंस कितना चेंज होगा उसको हम वेलोसिटी कह देते हैं, समझ गए ना। तो फिलहाल के लिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में ना चाहूँ, तो हम यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ y = 5x, अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ उसको आप बोलोगे dy/dx, ठीक है ना, जो कि निकल के आएगा 5। तो जिसका मतलब हम ये कहते थे कि कार की जो वेलोसिटी है ना वो 5 की है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे वो टेबल को दोबारा से ड्रॉ करूँ,
आपने पढ़ा होगा अपनी फर्स्ट बुक के अंदर 11th क्लास के अंदर भी डेरिवेटिव के बारे में कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करता है, ठीक है ना, कि इसके चेंज होने में वो कितना चेंज होगा। तो हल्का सा भी अगर टाइम आगे जाए तो कार कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगी, समझ, टाइम में चेंज होने में डिस्टेंस कितना, हल्का सा टाइम अगर आगे जाए डिस्टेंस कितना चेंज होगा, तो उसको हम वेलोसिटी स्पीड कह देते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कार की जो वेलोसिटी स्पीड हम बोले वो 5 है, 5 आप मीटर पर सेकंड कह सकते हो, ठीक है ना। इसको बाकी मैं अगर टेबल को वापस ड्रॉ करूँ, मैंने यहाँ पे जो टाइम डिस्टेंस बनाया था, तो यहाँ पे 1 में 5 था, 2 में 10 था और 3 में हमने 15 के बारे में बात किया था, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल वो जो स्पीड के फॉर्मूला होते हैं, जो स्पीड होता है हम बोलते हैं ना, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। अगर अपन फॉर्मूला का यूज़ करो तो आप बोलोगे यार देखो इस कार ने ना, अगर मैं जैसे 3 सेकंड में बात करूँ, 3 सेकंड में, समझ गए ना, 3 सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो उसने टोटल 15 मीटर कवर किया था। और अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा वही 5 निकल के आएगा। ये इसने 2 सेकंड में 10 कवर कर लिया था, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम अगर आप करोगे तो वही 5 का ये आंसर निकल के आएगा। डायरेक्टली मतलब सही सही आंसर देता है, डायरेक्टली सही में आपको जो आप इस टेबल से स्पीड निकालोगे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम फॉर्मा करके वो डायरेक्ट आपको दे देता है। आई होप आपको इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मतलब कार के डिस्टेंस टाइम के फंक्शन होते हैं, और फंक्शंस के हम डेरिवेटिव्स क्यों करते हैं, क्योंकि उससे हमारे को जैसे डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है तो उससे हमारे को वेलोसिटी वगैरह पता चल जाता है उससे, मतलब वो करने से, ठीक है ना। अब ये बेसिक से मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रल्स पे मूव ऑन करते हैं। इंटीग्रल्स नहीं, वैसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, अभी बताता हूँ। इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, आधे लोग आपको इंटीग्रेशन बोलते हैं मिलेंगे, चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन है, कुछ लोग इंटीग्रल बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में फ़र्क बताता हूँ, लेकिन आप कुछ भी बोल लो, इंटीग्रल बोल दो, इंटीग्रेशन बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है अभी फिलहाल के लिए आपके लिए। हम बोलते हैं इंटीग्रेशन is reverse process of डिफ्रेंसिएशन। अब बोलेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, हम बोलते हैं इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन हम कह रहे हैं, इंटीग्रेशन जो है वो उसका रिवर्स है, मतलब हमारे को उल्टा करना है। अब उल्टा कैसे करना है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे इमेजिन करो कि आपको यहाँ पे मैंने फंक्शन दे दिया y इक्वल टू से एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसका डायरेक्टली निकाल रहे हो कि डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला, जो क्या बोलेगा आएगा 2x। ये जो आप कर रहे हो इसको पहले समझ लो, ये जो हम कर रहे हैं तो इसमें ये जो हमने निकाला है, ये जो मैंने निकाला है इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव कहलाते हैं, ठीक है ना, इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये डेरिवेटिव होता है, और वो प्रोसेस जो निकालने का प्रोसेस होता है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। आप ये करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो कभी कभार, क्योंकि फंक्शन सिंप्लीफाइड नहीं होता हर बार, कभी log x होता है, कभी tan x होता है, फंक्शन अजीबोगरीब होते हैं। और आप समझ सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कार का एक बना के दिखाया तो उसमें डिस्टेंस टाइम में सिंपल पैटर्न था, तो उसका फंक्शन भी सिंपल था 5x करके। जितना कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होगा वो फंक्शन भी उतने कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, तो कभी log x, tan x, sec x, वो उठपटांग फंक्शन भी बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता ही है कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है तो उसमें कुछ प्रोसेस लगाते हैं, मतलब करते हैं ना, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल वगैरह जो भी लगाना पड़े वो लगाते हैं, तो हम एक प्रोसेस करते हैं डिफरेंशिएशन, और वो करके फिर हमारे को डेरिवेटिव्स मिलते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, हम बोलेंगे जब आप इसको उल्टा करते हो, आपको डी वाई बाई डी एक्स गिवन है और आप ये निकालते हो, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, इसको यहाँ पे ऐसे कर लो कि आपको मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे कर लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे कर लो। आपको ये मैं कह रहा हूँ कि आपको डी वाई बाई डी एक्स गिवन है और आपको वाई ढूंढ के निकालना है। मतलब मैं आपको ये बता दूंगा कि ये आप समझो कि ये नहीं है, ये छुपा रखा है, ठीक है ना। आपको ये दिया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है 2x है, आपसे पूछा जाएगा भाई वाई बताओ क्या रहा होगा, कि वो क्या रहा होगा जिसका डेरिवेटिव करके आया है, समझ गए। एक है कि आपको फंक्शन बता दिया जाए और आपसे डेरिवेटिव मांगा जाए तो हम डिफरेंशिएशन करके वो डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन दूसरा ये होता है कि हमारे को डेरिवेटिव्स बता दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि जरा डी वाई बाई डी एक्स अगर ये तो बताना कि वाई क्या रहा होगा अगर डी वाई बाई डी एक्स ये है, तो ऐसे पूछा जाता है और उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, वो इंटीग्रेशन कहलाता है। वो निकालने का प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है, और जो आंसर्स निकलते हैं उनको हम इंटीग्रल्स कहते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव्स निकलते हैं, इंटीग्रेशन कर से इंटीग्रल्स निकलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन किसने बनाया तो उसको याद रखना। वैसे तो बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर, लेकिन एक बंदा जिसको आपको याद रखना वो है आइजैक न्यूटन, ठीक है ना, जो आइजैक न्यूटन है। अगर हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करें, न्यूटन ने इंटीग्रेशन क्यों बनाया, न्यूटन ने डेरिवेटिव क्यों बनाया, वो तो आपको समझ में आता है कि डेरिवेटिव क्यों बनाया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कार का डिस्टेंस टाइम का फंक्शन अगर आपके पास है तो उसका डेरिवेटिव करके आप वेलोसिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछे कि इंटीग्रेशन क्यों करना होता है, तो इंटीग्रेशन करने के पीछे क्या रीज़न होता है,
इसके पीछे दो बड़े रीज़न होते हैं। पहला जो रीज़न होता है वो ये होता है कि एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव का उल्टा। जैसे एग्जांपल के लिए इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x²। ये मैंने फंक्शन दिया, ठीक है ना। मैं आपसे इसका डेरिवेटिव पूछूँ तो डेरिवेटिव आप तुरंत निकाल दोगे, बोलेगा चल 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 तुरंत बता दे भाई, मतलब आपको आते ठीक है ना, तो तुरंत दिमाग ही करेगा ऐसे करके, तो मेरे से पहले करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा आपका 6x। आप बोलेगा हाँ तो आ गए, डेरिवेटिव तो हमारे करने अच्छे से आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ मुझे डेरिवेटिव नहीं चाहिए, एफ डैश एक्स नहीं चाहिए, मुझे उल्टा चाहिए, मुझे इसका समझ लो उल्टा चाहिए का मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसका डेरिवेटिव करके ये आता है। वो फंक्शन ढूंढना जिसका डेरिवेटिव करके ये आता है, वो फंक्शन कहलाता है एंटी डेरिवेटिव। समझ गए। एक है फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और एक होते हैं एंटी डेरिवेटिव। समझ, एंटी डेरिवेटिव को हम डोनेट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। समझ गए। नॉर्मल फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से डोनेट किया जाता है या वाई से भी डोनेट किया जाता है, ठीक है ना, वाई या फिर एफ ऑफ एक्स से, और उसको जो डेरिवेटिव से एफ डैश एक्स से डोनेट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसको डी वाई बाई एक्स से करते हैं या फिर एफ डैश एक्स से करते हैं, ठीक है ना। एंटी डेरिवेटिव को कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डोनेट किया जाता है, ठीक है ना। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डोनेट करते हैं, बोले कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगता है तो इसका होगा x³। समझ गए। मैं एक स्टेप आगे जाने की बजाय एक स्टेप में पीछे जाने की बात कर रहा हूँ। समझ गए ना। मैं कह रहा हूँ ये एक फंक्शन है तो एक फंक्शन रहा होगा भाई जिसका ये डेरिवेटिव होगा, तो वो फंक्शन क्या होगा, एक स्टेप पीछे जाने की बात कर रहा हूँ, तो इनको हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। समझ गए ना। ये है एंटी डेरिवेटिव, ये मैंने एंटी डेरिवेटिव ढूंढ के निकाला। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हम ये जो एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, ये निकालना इतना आसान होता नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी तो फिलहाल के लिए एक नॉर्मल से एग्जांपल लिया था, लेकिन मैं थोड़े से हल्के से एग्जांपल ऊपर लेवल पे ले जाता हूँ। जैसे इमेजिन करो मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे चाहिए एंटी डेरिवेटिव चाहिए, मुझे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे एंटी डेरिवेटिव किन किन चीज़ों का चाहिए। तो पहले जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे एंटी डेरिवेटिव चाहिए 10x का, बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा उस एंटी डेरिवेटिव 10x का, यहाँ पे बताओ आंसर की क्या होगा। ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ कि दिमाग में सोच ले, पहले रख लो दिमाग के अंदर कि चाप के हिसाब से क्या होगा, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूँ sec x का बताओ, मतलब ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, छोड़ो ब्रैकेट हटा दो, ये मतलब x के अराउंड ब्रैकेट हटा दो। आप नॉर्मल x लिखते हो 10x, तो 10x का sec x का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका बताओ जरा इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन बोलना भी ठीक रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन में भी हम उल्टा ही करते हैं, ठीक है ना। या तो हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं, हम बोल देते हैं हम एंटी डेरिवेटिव निकाले, दोनों का मतलब एक ही होता है एक तरीके से। इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है, वो एंटी डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, वो जो प्रोसेस आपने लगाया होगा, दिमाग लगाया होगा, वो इंटीग्रेशन हमने किया, ठीक है ना। और वो करके हम कहते हैं या तो हमने इंटीग्रल्स निकाले, हम कहते हैं हमने एंटी डेरिवेटिव निकालने, ठीक है ना। लेकिन पहले आप एंटी डेरिवेटिव का पॉइंट को ढंग से समझ लो कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको 10x का एंटी डेरिवेटिव ढूंढ के निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, बताओ आपका क्या आंसर होगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि sec x का आप एंटी डेरिवेटिव ढूंढ के निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, बताओ क्या आंसर होगा आपका। कई बच्चों के दिमाग में अजीब-गरीब आंसर भी आ जाएंगे, लेकिन वो आंसर गलत है, पहले बता दूं। बेसिकली आपको यहाँ पे जो करना है वो क्या करना है, आपको करना है, आपको एक फंक्शन निकालना है जिसका डेरिवेटिव करके आपको 10x आता हो, आपको ये करना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 10x का डेरिवेटिव करते हैं, 10x का होता है sec² x होता है, 10x का sec² x होता है डेरिवेटिव, तो उसका बोलते हैं sec² x हुआ। अरे डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा, एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ, उल्टा पूछना है। समझो, उल्टा एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करके 10x आता है वो आपको ढूंढ के निकालना है। ऐसे यहाँ पे आप समझ सकते हो फंक्शन इसका डेरिवेटिव करके sec x आता है वो ढूंढ के बताओ। एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करके, ठीक है ना, आपका sec x आता है, बताओ कौन सा फंक्शन है। ऐसे बहुत है भाई, बहुत है। तीसरा नंबर log x, बताओ log x का क्या होगा एंटी डेरिवेटिव। एक फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव करके log x आता हो, d/dx ऑफ log x जो होता है वो होता है 1/x होता है। तो बच्चे कहते हैं तो इसका आंसर 1/x वगैरह कुछ हुआ, लेकिन नहीं, वो तो डेरिवेटिव होता है ना। अगर मैं 1/x का आपसे पूछूं एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो आप बोले कि log x होता है। क्यों, क्योंकि 1/x हमें फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करके ये आता हो तो वो तो है 1/x का। मैं आपसे एंटी डेरिवेटिव पूछा, बोले कि वो log x होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव करके आता है ना। मुझे यहाँ पे एक फंक्शन इसका डेरिवेटिव करके log x आता हो, ये आप थोड़ा तसल्ली से सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आसान नहीं है, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका दिमाग लेकिन चलेगा भी नहीं। आप बोलोगे यार समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा फंक्शन होगा। तो समझो कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी, डेरिवेटिव्स निकालने आसान थे। डेरिवेटिव समझो न्यूटन ने जैसे डेरिवेटिव का बनाया तो डेरिवेटिव वो आ गया था उसको, कह रहा डेरिवेटिव तो मुझे आता है आराम से, डेरिवेटिव सब आता है मेरे को, मैं प्रोडक्ट रूल जानता हूँ, मैं क्वोशिएंट रूल जानता हूँ, मैं चेन रूल जानता हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन से कर लेते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो लॉग लेके डेरिवेटिव कर देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड वाले मेथड से। उसने बोला डेरिवेटिव निकालने को तो हज़ारों तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी सारे तरीके हैं हमारे पास, ठीक है ना। हम डेरिवेटिव तो निकाल लेते हैं, उसमें डेरिवेटिव तो निकल जाते हैं। उसका मेन क्वेश्चन ये था कि एंटी डेरिवेटिव के ऊपर अगर मैं उल्टा जाना चाहता हूँ तो यार ये कर पाना मुश्किल पड़ रहा था। ये आप समझो कि मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा होता है कि प्लस के लिए माइनस होता है, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड होता है, स्क्वायर्स के लिए रूट्स होते हैं, हर चीज़ का अपोजिट होता है। तो न्यूटन ने इस बात पे दिमाग लगाया था अगर डेरिवेटिव होते तो उसका कुछ अपोजिट भी हो
तो उसमें करना चाहिए हमारे को। तो उसने डायरेक्टिव के अपोजिट्स को एंटी डायरेक्टिव कहा था, लेकिन जब उसने ये सोचा कि डायरेक्टिव के अपोजिट में एंटी डायरेक्टिव के बारे में बात करूँ तो उसका दिमाग खुद खराब हुआ। उसने बोला कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा यार, डायरेक्टिव तो हो जाते, डायरेक्टिव के तो बहुत मेथड हमारे पास, लेकिन जब मैं उल्टा जाने की सोच रहा हूँ, एंटी डायरेक्टिव निकालने की सोच रहा हूँ, वहाँ बहुत दिमाग खराब हो रहा है। एंटी डायरेक्टिव आप देख सकते हो, समझ सकते हैं, एंटी डायरेक्टिव निकालना आसान नहीं होता, ठीक है ना। और क्योंकि आसान नहीं था तो समझो जिन लोगों के पास दिमाग होता है, जिन लोगों में दिमाग थोड़ा तेज होता है, उन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अच्छी लगती है। तो न्यूटन को समझो जैसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, उसने बोला अरे यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, ये कैसे होगा, इस पे दिमाग लगाते हैं। तो ये कहा जाता है न्यूटन ने इस पे दिमाग लगाया, फिर उसने कहा जाता है इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स बनाया। न्यूटन ने इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स बनाया, उसके अंदर फिर उसने काफ़ी सारे मेथड्स बनाए। 4 मेथड टोटल आपको पढ़ाए जाते हैं, वो मेथड्स बनाए। तो उसने बोला कि आप ये मेथड्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो, ये वो मेथड यूज़ करके आप वो जो एंटी डायरेक्टिव निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो एक जो बड़ा रीज़न आपको बोलना है इंटीग्रेशन पढ़ने का, वो बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। दूसरा जो रीज़न था जिस वजह से न्यूटन ने इंटीग्रेशन के मैथमेटिक्स को बनाया, वो था एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ ये जो टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये कई बच्चों को फिर भी थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि लिंक नहीं होता दिमाग के अंदर, कि लगता है थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या बात हुई। आप डेरिवेटिव निकालना जानते हो, तो आप अपोजिट जाने में, एंटी डेरिवेटिव निकालने के चक्कर में आपने इतना बड़ा मैथ बना दिया। तो कई बच्चों को यहाँ पे थोड़ा लॉजिक में फिट नहीं बैठती बात है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉजिकली फिट बैठेगी बात कि न्यूटन ने क्यों बनाया, ठीक है ना। तो इसके आपको मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लो, एक कार है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जैसे सामने सीधी सीधी जा रही है और 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, ठीक है ना। अब इस कार का अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊँ, उसके मोशन का ग्राफ बनाऊँ, तो इसका मोशन ग्राफ कैसा बनेगा,